तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए भारतीय इतिहास पर आधारित प्रश्न उत्तरी सेट। इसमें देखें जो पहला प्रश्न है हमारा, ये पहला प्रश्न है कि मौर्योत्तर कला में यानी कि मौर्य काल के बाद बुद्ध प्रतिमा के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि गंधार शैली को या गंधार शैली में बुद्ध की पहली मानव रूपी प्रतिमाओं का श्रेय दिया जाता है जो यूनानी देवता अपोलो पर आधारित थी। दूसरा कथन है कि मथुरा शैली में प्रारंभ में बुद्ध को मुंडे हुए सिर के साथ चित्रित किया गया था, जिसे बाद में घोंघे के खोल के आकार के घुंघराले बालों की शैली से बदल दिया गया। तीसरा कथन है कि अमरावती स्कूल मूर्ति रहित चित्रण का कड़ाई से पालन करता था और उसने कभी भी बुद्ध को मानव रूप में चित्रित नहीं किया। अब बताना है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं। देखें पहला कथन जो है ये गांधार शैली या गांधार स्कूल जो है इसने अपोलो जैसे ग्रीक देवताओं से शारीरिक बनावट जिसमें लहराते बाल और युवा शरीर मतलब ये सब उधार ली और इस हिसाब से पहली बुद्धि की मानवीय छवियां बनाई। तो पहला कथन जो है सत्य है। दूसरा कथन कि मथुरा शैली में प्रारंभ में बुद्ध को मुंडे हुए सिर के साथ चित्रित किया गया था, ये भी सत्य है, क्योंकि जो मथुरा कला है या मथुरा शैली है तो इसकी जो प्रारंभिक मूर्तियां हैं जो कुषाण काल की विशेषता है उसमें अक्सर जो गौतम बुद्ध हैं उसको मुंडा हुआ या मतलब बालों को कुंडलित करके दिखाया जाता था। फिर बाद में क्या हुआ, स्पेशली गुप्त काल के समय घोंघे के खोल के जैसे घुंघराले बाल जो हैं वो मानक बन गए थे। तो दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि क्या है कि जो अमरावती की शुरुआत है ये गैर मूर्ति कला प्रतीक जिसमें सिंहासन वृक्ष पद चिन्ह वगैरह से हुई थी। इसके बाद के चरण जो कि दूसरी से तीसरी शताब्दी ईसा में चलता है उसमें बुद्ध के मानव चित्रण जो हैं प्रमुखता से दिखाई देते थे, जो अक्सर एक ही नक्काशी में प्रतीकों के साथ सहअस्तित्व में होते थे। तो ये यहाँ पे जो कथन है तीसरा कथन कि मूर्ति रहित चित्रण और कभी भी बुद्ध को मानव रूप में चित्र नहीं किया, ये गलत है। तो यहाँ पे गलत कथन केवल एक है, तो सही विकल्प हो जाएगा ए, केवल एक, है ना। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए हैं। पहला कथन है कि वास्तुकला के प्रांतीय स्कूल शाही भारत इस्लामी परंपरा का एक रचनात्मक स्थानीयकरण प्रस्तुत करते हैं। और दूसरा कथन है कि क्षेत्रीय वास्तुकारों ने स्थानीय जलवायु परिस्थितियों और स्वदेशी सामग्रियों की उपलब्धता के अनुरूप केंद्रीय वास्तुशिल्प शब्दावली को अनुकूलित किया। अब बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। खैर कथन 1 को अगर हम देखें तो जो प्रांतीय स्कूल की अगर हम बात करें तो जिसमें बंगाल शामिल है कला के संदर्भ में शैली के संदर्भ में मालवा संबंध है। असल में ये जो भारत इस्लामी परंपरा या जो कहा जाए दिल्ली में जो चल रहा था परंपरा उसका एक नकल नहीं था, बल्कि ये रचनात्मक पुनर्व्याख्याएं थी और इन्होंने एक अद्वितीय शैली को जन्म दिया था। तो जो पहला कथन है ये सत्य है। और दूसरा कथन ये भी सत्य है कि क्षेत्रीय वास्तुकारों ने स्थानीय जलवायु परिस्थितियों और स्वदेशी सामग्रियों की उपलब्धता के अनुसार केंद्रीय वास्तुशिल्प शब्दावली को अनुकूलित किया, है ना। ये भी सत्य है, क्योंकि स्थानीयकरण इस संदर्भ में हुआ था या इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ था कि जो वास्तुकार थे उनको जो व्यवहारिक समस्याएं जगह के हिसाब से आती थी उनका समाधान करना होता था। अब बंगाल की बात करें तो बंगाल में पत्थर मौजूद नहीं था, जिसके कारण वहां पे ईंटों का उपयोग किया गया। वहीं मालवा में गर्मी से निपटने के लिए बावरियों का उपयोग किया गया था और बंगाल में भारी बारिश से बचने के लिए घुमावदार छतों का उपयोग किया गया था। तो ये स्थानीयकरण था, इसलिए यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ठीक है। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस सम्राट को परंपरागत रूप से संस्कृत नाटक रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता के रूप में माना या जाना जाता है, जो राजा उदयना के प्रेम प्रसंगों पर केंद्रित है। कृष्णदेवराय, अशोक मौर्य, राजा भोज परमार या हर्षवर्धन। तो यहाँ पे राजा हर्षवर्धन की बात हो रही है।
तो जो कि पुष्यभूति वंश के सम्राट थे, जिनका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक चलता है। ये विद्या के एक प्रतिष्ठित संरक्षक और कुशल नाटककार थे। मतलब परंपरागत रूप से इनको 3 संस्कृत नाटकों का रचयिता के रूप में जाना जाता है, जिसमें रत्नावली है, प्रियदर्शिका है और नागानंद। और नागानंद की अगर हम बात करें तो गंभीर नाटक है, जिसमें बौद्ध धर्म की झलक दिखाई पड़ती है, जबकि रत्नावली और प्रियदर्शिका है, असल में इसे नाटिका यानी कि हल्के फुल्के 4 अंक वाले नाटक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो दरबारी प्रेम महल की साजिशों और वत्स जो राजवंश थे तो वहां के जो राजा उदयन थे उनके चतुर कारनामों से संबंधित बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, राजा हर्षवर्धन। अब अगला चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर चौथा है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में राग शब्द का सबसे सटीक वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प करता है। पहला कथन है कि विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों का एक संग्रह जिसे एक साथ एक समूह में बजाया जाता है। विकल्प बी है कि एक विशिष्ट लयबद्ध चक्र जिसमें निश्चित संख्या में धड़कनें होती हैं। विकल्प सी है कि किसी देवता की स्थिति में विशेष रूप से लिखे गए गीतों का समूह। और विकल्प डी है कि नियमों के एक समूह पर आधारित सुधार और रचना के लिए एक मधुर ढांचा। राग की बात की जा रही है, तो इस संदर्भ में सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि नियमों के एक समूह पर आधारित सुधार और रचना के लिए एक मधुर ढांचा, यह राग का सबसे सटीक वर्णन करता है। असल में जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो राग है ये रचना और सुधार दोनों ही के लिए प्रयुक्त मूलभूत संगीत संरचना है, जो केवल एक साधारण स्केल या मोड से कहीं अधिक है। और यह एक प्रकार का वैज्ञानिक और सौंदर्यपूर्ण संगीत रूप है, जो कि स्वरों के चयन, उनके क्रम और उनसे उत्पन्न होने वाले भावों को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट नियमों का पालन करता है। अब जितने भी राग होते हैं उनका जो पहचान है उनके मतलब आरोह और अवरोह से होती है, जिसमें 5, 6 या 7 स्वर हो सकते हैं, है ना। अब मेन जो तकनीकी पहलू अगर हम छोड़ दें तो राग ऐसा है कि जो राग का उद्देश्य है, जो सुनने वाला है, जो श्रोता है, उनको प्रसन्न करना और उनमें विशिष्ट भावनाओं या जो रस होती है उनको जगाना होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला अब 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 5वां नंबर प्रश्न है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में तस्वीर खाना शब्द के से तात्पर्य निम्नलिखित से है। दीन इलाही के सिद्धांतों पर बहस करने के लिए एक धार्मिक हॉल, या विकल्प बी है कि चित्रों के निर्माण के लिए एक औपचारिक शाही स्टूडियो, या विकल्प सी है कि मुगल दरबार में विदेशी राजदूतों के लिए एक आवासीय क्वार्टर, या विकल्प डी है कि सोने और चांदी के सिक्कों को संग्रहित करने के लिए एक शाही खजाना। सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा बी, चित्रों के निर्माण के लिए एक औपचारिक शाही स्टूडियो तस्वीर खाना कहता था। असल में यह विशेष रूप से मुगल सम्राट अकबर के शासन काल के दौरान जो स्थापित शाही चित्रकला था, वह शाही चित्रकला स्टूडियो या कला कार्यशाला को संदर्भित करता है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला 6वां नंबर प्रश्न है कि लेपाक्षी भित्ति चित्रों की विशेषता शास्त्रीय शैली में गिरावट है। 6वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें कथन 1 है कि लेपाक्षी भित्ति चित्रों की विशेषता शास्त्रीय शैली में गिरावट है। कथन 2 है कि विजयनगर के कलाकारों ने एक वास्तविक भित्ति चित्र तकनीक का उपयोग किया, जिससे अधिक यथार्थवाद और त्रिआयामीता संभव हो सकी। और कथन 3 है कि लेपाक्षी में भित्ति चित्रों में प्रमुख काली रूपरेखाओं और नीले रंग की अनुपस्थिति के साथ एक द्विआयामी प्रोफाइल शैली को अपनाया गया था। अब बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। अब पहला कथन देखिए। पहला कथन कि लेपाक्षी भित्ति चित्रों की विशेषता शास्त्रीय शैली में गिरावट है, तो ये कथन सत्य है, क्योंकि जो लेपाक्षी के भित्ति चित्र हैं असल में ये अजंता जैसी पूर्ववर्ती जो परंपराएं हैं उनमें देखी जाने वाली शास्त्रीय शैली से हटकर एक अलग ही शैलीगत बदलावों को दर्शाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो सूक्ष्म छायांकन वाली गोल सुडौल आकृतियाँ होनी चाहिए थी, उनकी जगह पर जो आकृतियाँ हैं अधिक चपटी और रेखीय दिखाई देती है। तो एक तरह से देखा जाए तो इसमें जो शास्त्रीय शैली है उसमें गिरावट हो रहा है। तो पहला कथन जो है ये सत्य है। और दूसरा कथन,
दूसरा कथन कि विजयनगर के कलाकारों ने एक वास्तविक भित्ति चित्र तकनीक का उपयोग किया जिससे अधिक यथार्थवाद और आयामिता संभव हो सके। ये गलत है, क्योंकि जो विजयनगर के चित्रकार थे इन्होंने पारंपरिक भित्ति चित्र तकनीक का, जिसे बियोन फ्रेस्को कहा जाता है, व्यापक रूप से प्रयोग नहीं किया, बल्कि इसके बजाय इन्होंने आमतौर पर फ्रेस्को सेको विधि यानी कि सूखे प्लास्टर पर चित्रकारी करने का इन्होंने उपयोग किया। तो दूसरा कथन जो है गलत है। और कथन 3 की बात करें तो कथन 3 है कि लेपाक्षी में भित्ति चित्रों में प्रमुख काली रूपरेखाओं और नीले रंग की अनुपस्थिति के साथ एक द्विआयामी प्रोफाइल शैली को अपनाया गया था। ये कथन सत्य है ना। और इसी संदर्भ में ये जो शैलीगत विशेषताएं हैं ये कथन 1 में उल्लिखित शास्त्रीय मॉडलिंग में कथित गिरावट की व्याख्या करती हैं। तो यहाँ पे पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। तो अब देखें, तो विकल्प है कि कथन 2 और 3 दोनों सही है, ये गलत है। और विकल्प बी है कि कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, ये गलत है। और विकल्प सी है कि कथन 2 और 3 में से केवल एक सही है। तो ये सत्य है कि कथन 2 और 3 में से केवल एक सही है। तो 2 गलत है, 3 सही है और वह कथन 1 की व्याख्या करता है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है कि मुगल वास्तुकला के संदर्भ में पेत्रा दुएरा शब्द का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है। विकल्प है प्रभावशाली बाहरी आकृति बनाने के लिए दोहरे गुंबदों का उपयोग, या विकल्प बी है कि जल नहरों के साथ 4 चतुर्थांशों में उद्यानों के निर्माण की विधि, या विकल्प सी है कि पुष्प पैटर्न बनाने के लिए पॉलिश किए गए संगमरमर में अर्धकीमती पत्थरों को जड़ने की तकनीक, या विकल्प डी है कि विशाल रक्षात्मक किलेबंदी के निर्माण के लिए लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करने की प्रक्रिया। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। ये 2017 या 18 में पूछा गया है, पेत्रा दुएरा मुगल वास्तुकला से संबंधित। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का केंद्र मांडू शहर को अक्सर पर्यावरण अनुकूलन के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। कौन सी विशेषता इस दावे का समर्थन करती है। पहला है कि ग्रीष्म ऋतु में ऊष्मा को परावर्तित करने के लिए सफेद संगमरमर का उपयोग। दूसरा है कि जल प्रबंधन और शीतलन के लिए बावलियों या कृत्रिम जलाशयों का एकीकरण। विकल्प सी है कि ऊंचाई पर चलने वाली हवाओं को पकड़ने के लिए संकरे ऊंचे मीनारों का निर्माण, या सर्दियों के दौरान गर्मी को बनाए रखने के लिए कांच से ढके आंगनों का उपयोग। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि जल प्रबंधन और शीतलन के लिए बावलियों या कृत्रिम जलाशयों का एकीकरण। ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 9वां देखेंगे, जो कि अंतिम भी है हमारा। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मुगल चित्रकला शैली ने व्यक्तिगत चित्रों के चित्रण से पूरी तरह परहेज किया। कथन 2 है कि मुगल सम्राटों का मानना था कि धार्मिक कानून के तहत मानवीय आकृतियों का चित्रण करना सख्त वर्जित था। कथन 3 है कि मुगल शैली मूलतः एक आदिम लोक परंपरा थी जिसमें तकनीकी परिष्कार का अभाव था। अब बताना है कि इनमें से उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। खैर, पहला कथन देखिए, पहला कथन जो है ये सत्य है। दूसरा कथन है कि मुगल सम्राटों का मानना था कि धार्मिक कानून के तहत मानव आकृतियों का चित्रण करना सख्त वर्जित था। ये गलत है, क्योंकि इस्लामी परंपरा में चित्रात्मक चित्रण पर बहस शामिल है, लेकिन मुगल सम्राटों ने मानव चित्रण पर सख्ती से रोक नहीं लगाई थी। क्योंकि अगर मुगल सम्राट की बात करते हैं तो ये सिर्फ औरंगजेब इसमें शामिल नहीं होता है। इस संदर्भ में मुगल सम्राटों ने मानव चित्रण पर सख्ती से रोक नहीं लगाई थी। इसके विपरीत उन्होंने लघु चित्रकला कार्यशालाओं को सक्रिय रूप से संरक्षण भी प्रदान किया। जैसे जहांगीर ने चित्रकला में गहरी व्यक्तिगत दिलचस्पी दिखाई और वो कलाकारों का मूल्यांकन उनकी यथार्थवादी समानता को चित्रित करने की क्षमता के आधार पर भी करते थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में दूसरा कथन जो है गलत है। और तीसरा कथन कि मुगल शैली मूलतः एक आदिम लोक परंपरा थी जिसमें तकनीकी परिष्कार का अभाव था, गलत है, क्योंकि मुगल शैली जो है ये आदिम परंपरा नहीं थी, बल्कि यह एक अत्यंत ही परिष्कृत दरबारी कला शैली थी जिसमें फारसी लघुचित्र तकनीकों को भारतीय कलात्मक तथ्यों के साथ मिश्रित किया गया था, जो उन्नत परिप्रेक्ष्य, बारीक ब्रश का किया हुआ काम, नियंत्रित छायांकन और उल्लेखनीय यथार्थवाद को प्रदर्शित
करती है। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा तीसरा गलत है, इसलिए विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि न तो कथन 2 और न ही कथन 3 सही है, एक कथन तो सही है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, बाकी अन्य में नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।